स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर बॉटनी सब्जेक्ट के सेकंड पेपर माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत जीवाणुओं के जनन के बारे में बात की थी। जीवाणुओं में जनन, जैसे कि हमने देखा कि यह दो प्रकार से पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असत्य प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या आनुवंशिक पुनर्योजन कहते हैं। तो आनुवंशिक पुनर्योजन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यह सत्य प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना होकर सिर्फ इसमें आनुवंशिक पदार्थ जो हैं उनकी वो एक कोशिका से, एक जीवाणुवी कोशिका से दूसरी जीवाणुवी कोशिका में जाते हैं, परंतु इनमें कोई सत्य प्रकार के कोई सेक्स ऑर्गन्स या गैमेट्स नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए इसको असत्य प्रकार का लैंगिक जनन भी कहा जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कोनिडिया के द्वारा, बाइनरी फिशन या द्विविभाजन के द्वारा, मुकुलन के द्वारा, पुटी के द्वारा और बहुत ही महत्वपूर्ण एंडोस्पोर अंतःबीजाणु के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझा। आज हम सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन या आनुवंशिक पुनर्योजन, या जैसा कि इसमें लिखा गया लैंगिक पुनर्योजन, यह है जीवाणुओं में 3 प्रकार का पाया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन से हिंदी में कहते हैं रूपांतरण। दूसरा होता है कॉन्जुगेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं संयुग्मन। एवं तीसरा है पराक्रमण, ट्रांसडक्शन। तो ये 3 प्रकार से लैंगिक पुनर्योजन पाया जाता है। 3 प्रकार की मेथड जो है विभिन्न जीवाणुओं की प्रजातियों के द्वारा, जो है स्पीसीज के द्वारा अपनाई जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण की। रूपांतरण प्रक्रिया की खोज फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा 1928 में की थी, और इन्होंने एक जीवाणु लिया जिसका नाम था डिप्लोकोकस न्यूमोनाई। डिप्लोकोकस न्यूमोनाई के 2 प्रभेद इन्होंने देखे, एक तो एस थर्ड प्रभेद और दूसरा एक आर सेकंड प्रभेद। प्रभेद क्या होते हैं कि एक ही वंश तथा एक ही प्रजाति से संबंधित एक ही जीवाणु होता है, परंतु इसके 2 रूप होते हैं, फॉर्म। इनको स्ट्रेन कहा जाता है या प्रभेद कहा जाता है। ये जो प्रभेद हैं संरचना में कुछ हद तक जो है कुछ अलग अलग प्रकार के होते हैं। संरचनात्मक रूप से कोई एक अंग की कमी या अधिकता हो सकती है। यहाँ पर जो प्रभेद हैं ये इनकी रोगजनकता के आधार पर 2 भागों में बांटी गई है। रोगजनकता मतलब कि रोग उत्पन्न कर सकते हैं या नहीं। तो एक प्रभेद तो हो गया उग्र प्रभेद और दूसरा प्रभेद हो गया अनुग्र प्रभेद। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वायरुलेंट जो है यह तो रोग उत्पन्न करने में सक्षम होता है, जबकि अवायरुलेंट स्ट्रेन रोग उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता। वास्तव में इनमें क्या डिफरेंस होता है संरचना में, बात करते हैं। जीवाणुविक कोशिका की संरचना में आपने देखा होगा कि एक कोशिका भित्ति पाई जाती है बाहरी तौर पर, उसके अंदर एक प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है तथा बाहर कोशिका भित्ति के चारों ओर एक मोटा स्तर पाया जाता है ग्लाइकोकैलिक्स का, पेप्टाइडोग्लाइकन का। यह स्तर कैप्सूल कहलाता है, कैप्सूल।
तो इसमें जो एस थर्ड है यह एक वायरुलेंट प्रकार का प्रभेद है। वायरुलेंट मतलब उग्र प्रकार का। और आर सेकंड जो है अवायरुलेंट अर्थात अनुग्र प्रकार का प्रभेद है। वास्तव में इनकी संरचना में जो कैप्सूल है, इसकी संरचना में आपने पढ़ा था कि यह रोगजनकता को निर्धारित करता है। तो डिप्लोकोकस निमोनियाई का ही ऐसा प्रभेद जिसमें कैप्सूल उपस्थित नहीं था, एब्सेंट है, यानी कि कैप्सूल नहीं पाया जा रहा चारों तरफ, तो ऐसा जो प्रभेद है वह आर सेकंड है, क्योंकि इसके चारों ओर कैप्सूल नहीं पाया जा रहा। अब कैप्सूल जो है वह एंटीजेनिसिटी डिटरमाइन करना अर्थात प्रतिजनकता या रोगजनकता निर्धारित करने में सक्षम होता है। यदि यह उपस्थित है तो यह जीवाणु रोग उत्पन्न करेगा, यदि अनुपस्थित है तो यह जीवाणु रोग उत्पन्न नहीं कर सकता। तो यह जो जीवाणुवी कोशिका है जो कि अवायरुलेंट है अर्थात इसमें कैप्सूल उपस्थित नहीं है, तो यह रोग उत्पन्न करने में असक्षम है, यह रोग उत्पन्न नहीं कर सकता, तो रोग नहीं उत्पन्न करेगा। जबकि एस थर्ड जो वायरुलेंट है इसकी कोशिकीय संरचना में कैप्सूल उपस्थित होता है, तो यह रोग उत्पन्न करने में सक्षम होता है। तो इन दो प्रभेदों को फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने लिया और एक प्रयोग किया, और रूपांतरण प्रयोग इसे है, रूपांतरण प्रयोग के नाम से जाना जाता है। और यह प्रयोग इन्होंने क्या किया देखते हैं। इन्होंने एस थर्ड प्रभेद को माउस में इंजेक्ट करवाया, तो इन्होंने देखा कि जो माइस है वह मर जाता है। ठीक है, क्यों मरेगा? क्योंकि एस थर्ड कैसा है? वायरुलेंट है, उग्र है। उग्र है तो रोग उत्पन्न कर सकता है, रोग उत्पन्न करेगा तो क्या होगा? चूहा मर जाएगा। दूसरे प्रयोग में इन्होंने आर सेकंड कैसा है? अवायरुलेंट। आर सेकंड को माइस में प्रवेश कराया तो जो माउस है तो वह जो चूहा है वह सरवाइव रहा, जीवित रहा। जीवित रहा। क्यों जीवित रहा? क्योंकि आर सेकंड प्रभेद रोग उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। क्यों नहीं है सक्षम? क्योंकि इसके चार कोशिका के चारों तरफ कैप्सूल उपस्थित नहीं है। इन्होंने फिर से प्रयोग किया, हीट किल्ड एस थर्ड। ये क्या होता है हीट किल्ड एस थर्ड? एस थर्ड प्रभेद को गर्म या उच्च तापमान पर उसको निष्क्रिय कर दिया गया। हीट किल्ड मतलब उच्च तापमान पर एस थर्ड या वायरुलेंट स्ट्रेन को गर्म कर दिया गया, उच्च तापमान पर उसको ट्रीट कर दिया गया और उसके बाद इसको चूहे में डाला गया, इंजेक्ट किया गया। तो रिजल्ट देखा तो चूहा जीवित था। जीवित क्यों हुआ? क्योंकि एस थर्ड को निष्क्रिय कर दिया गया था। निष्क्रिय कैसे किया गया? उच्च तापमान पर ट्रीट करके। तो जब वह अब उच्च तापमान पर ट्रीट करने से अब यह एस थर्ड जो है यह रोग उत्पन्न नहीं कर सका और चूहा जो है जीवित रह गया। इन्होंने फिर से एक प्रयोग किया। इन्होंने ये जो हीट किल्ड एस थर्ड है उच्च तापमान पर निष्क्रिय किया हुआ एस थर्ड और ये और दूसरा प्लस अवायरुलेंट स्ट्रेन कौन सा है? आर सेकंड। इन दोनों को मिला करके और चूहे में प्रवेश कराया। चूहा मर जाता है। अभी क्यों मरा? इस बात पर जो है इन्होंने ग्रिफिथ ने इसको रूपांतरण के रूप में प्रदर्शित किया। और ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट तो कर दिया लेकिन कोई दृढ़ या एक सुनिश्चित निष्कर्ष पर नहीं निकाल पाए। ठीक है, हुआ क्या होगा
कि हीट किल्ड एस थर्ड, और ये जो आर सेकंड है एवायरुलेंट, ये हीट किल्ड एस थर्ड भी एवायरुलेंट हो गया, अर्थात यह है अब रोग उत्पन्न नहीं करता है, और एवायरुलेंट आर सेकंड तो पहले से ही रोग जन उत्पन्न करने में असक्षम है। तो ऐसी स्थिति में दोनों को मिलाने पर भी अगर अपन डालते हैं तो हम क्या निष्कर्ष, क्या परिणाम देखना चाहेंगे? यही परिणाम देखना चाहेंगे कि दोनों निष्क्रिय हैं, तो ऐसी स्थिति में रोग उत्पन्न नहीं होना चाहिए, परंतु फिर भी माइस में जो है रोग उत्पन्न होता है और चूहा मृत हो जाता है। ये प्रयोग, रूपांतरण प्रयोग फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा किया गया। इसके बाद एवेरी, मैक्लॉड एंड मैककार्टी, मैककार्टी के द्वारा 1944 में, ये 1928 में किया था इन्होंने, 1944 में इन्होंने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि इस जो माइस है इसके जो डीएनए है वो रूपांतरित हो चुके थे। डीएनए के जो खंड है वे रूपांतरित हो चुके थे, यानी कि रूपांतरण करने वाला पदार्थ कौन था? डीएनए। कैसे रूपांतरण क्या हुआ था कि जो हीट किल्ड एस थर्ड है और आर सेकंड है दोनों निष्क्रिय हैं। अच्छा, लेकिन इनमें जो इनहेरेंट कैपेसिटी है वो आर सेकंड के अंदर कैप्सूल बनाने की नहीं है, लेकिन एस थर्ड के अंदर इनहेरेंट कैपेसिटी अर्थात उसके डीएनए में ये कैपेसिटी है कि वो अपने चारों ओर कैप्सूल का निर्माण कर सके, जबकि इस आर सेकंड के डीएनए में यह कैपेसिटी नहीं है। जब दोनों को मिला दिया गया, हुआ क्या? हीट किल्ड एस थर्ड, मतलब कि जब एस थर्ड को गर्म उच्च तापमान पर उपचारित किया गया तो ऐसी स्थिति में इसके चारों ओर उपस्थित जो कैप्सूल है वह डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया। नष्ट होने की वजह से अब वह भी एस थर्ड भी बिना कैप्सूल का आर सेकंड का जैसा हो गया। दोनों को मिलाकर जब डाला गया तो ऐसी स्थिति में आर सेकंड के डीएनए और एस थर्ड का जो डीएनए है ये जो एस थर्ड का डीएनए है आर सेकंड के डीएनए में प्रवेश कर गया होगा, मिलाने से प्रवेश कर गया होगा। तो इस डीएनए में भी मान लीजिए प्रवेश कर गया इसका डीएनए, तो इस आर सेकंड के डीएनए में भी अपने चारों ओर कैप्सूल उत्पन्न करने की क्षमता विकसित हो गई। अब जब इसमें कैप्सूल उत्पन्न करने की क्षमता विकसित हो गई तो अब यह रोगजनक हो गया, अर्थात ये वायरुलेंट हो गया, जो कि रोग उत्पन्न करने में सक्षम है। तो ऐसी स्थिति में उस चूहे में रोग उत्पन्न हुआ होगा और चूहा मृत हो गया होगा। यह तो बात कह दी थी फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, लेकिन यह मिलान कैसे हुआ, क्या चला गया? वो चला गया डीएनए। तो डीएनए जो है वो उत्तरदायी था इस रूपांतरण के लिए। इस बात को किसने सिद्ध किया? एवरी, मैक्लॉड और मैककार्टी ने। यही जो पूरा का पूरा प्रयोग है यह भी हम उसमें भी करते हैं। डीएनए प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। आपसे दूसरा सवाल भी पूछा जाता है कई बार कि प्रयोग कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, सिद्ध कीजिए। तो इसमें ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ का जो प्रयोग है रूपांतरण प्रक्रिया, जिसे अभी हम सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया में पढ़ रहे हैं, यह हमको वहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया? रूपांतरण प्रयोग किया, और रूपांतरण के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन है? यह एवरी, मैक्लॉड और मैककार्टी के द्वारा बताया गया कि वह उत्तरदायी पदार्थ क्या है? डीएनए खंड। तो आज ये अपना संयुग्मन खत्म होता है, वो रूपांतरण खत्म होता है। अगली बार हम संयुग्मन एवं पराक्रमण के बारे में पढ़ेंगे।